हेलो गाइस, क्या हाल है अभी सबके? मस्त, वेरी नाइस। चलो, आज हम लोग चर्चा करेंगे एनर्जी की। लास्ट क्लास में हम लोग वर्क को पूरा डिफाइन कर चुके हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए हैं, सन्नाटो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। बचपन में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी तुमने, बहुत ही सिंपल सिंपल डेफिनेशन एनर्जी की। क्या कहती है वो डेफिनेशन? इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। इसी को एनर्जी बोलते हैं। कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या चीज होती है, कि अगर मैं कोई वर्क कर सकता हूं, इट मींस आई हैव दैट एनर्जी। हाँ कि ना यार? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इफ अ बॉडी हैज एनर्जी, इफ अ बॉडी हैज एनर्जी, it means it can do work, it can do work। सही बात है भाई साहब। अरे किसी के पास एनर्जी होगी तभी तो वो कार्य करेगा, किसी के पास एनर्जी होगी ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा? अरे हाँ कि ना सन्नाटो, यार जनरल कॉमन सेंस वाली बात। बिल्कुल सही सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ऑल राइट। अब एनर्जी की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। यूनिट्स, ऐसे यूनिट तो भाई साहब एक ही होती है। कौन सी? जूल। जाउल नहीं सन्नाटे, अभी भी जाउल बोल रहे हैं। घर पे आके कूटते हो क्या? जूल जूल जाउल। कैसे भिखारियों की तरह जाउल बोल दे यार तुम। जूल होती है जूल, ठीक है। और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अर्ग्स होती है, अर्ग्स। हाँ कि ना? बिल्कुल, अर्ग्स होती है। और कौन सी होती है? कैलोरीज। कैलोरी भी यूनिट होती है एनर्जी की, कैलोरी। एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट बोला जाता है, ये भी एक यूनिट होती है एनर्जी की। एक होती है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी की यूनिट होती है। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अर्ग और जूल का रिलेशन तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। हमने निकाला था कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। निकाला था ना हमने, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। याद करो याद करो, यूनिट एंड डायमेंशन में इसकी चर्चा हुई थी, है ना? ओके। उसके बाद कैलोरी। कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रॉक्स 4.2 जूल्स। कैलोरी बड़ी होती है, कैलोरी इज अ बिग अमाउंट। सो कैलोरी ज्यादातर ये यूनिट्स खाने पीने पे यूज होती है ना। कोई भी आइटम लेके आते हैं हम लोग, पैकेट के नीचे लिखा होता है कि 100 ग्राम ऑफ दिस थिंग कंटेन्स किलो कैलोरीज, दीज मैनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह। तो खाने पीने की चीजों में हम लोग कैलोरी यूनिट ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? होगा कोई साइंटिफिक रीजन? हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी एनर्जी है। ये तब यूज करी जाती है जब हम लोग छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह की एनर्जी के बारे में बातचीत करते हैं। So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules। ठीक, ये इनका कन्वर्जन हुआ। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं मैं। किलोवाट आवर, ये जो अपने बिल आता है ना बिजली का, हाँ 300 यूनिट का बिल आ गया जी, 775 यूनिट का बिल आ गया। ये जो यूनिट है ना, यूनिट, ये यूनिट ही किलोवाट आवर है। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स होते हैं? किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करो 1000, आर को सेकंड में कन्वर्ट करो 3600। सो यू विल गेट दिस एज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी कि 36 लाख जूल। अगर तुम 36 लाख जूल एनर्जी खत्म करोगे या खा जाओगे तो तुम्हें 1 यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा। 1 यूनिट का बिल कितना का होता है? पंजाब में तो बहुत ही महंगी है भाव, 8.5 रुपए के आसपास पड़ जाता है 1 यूनिट, 8.5 रुपए। दिल्ली वाले तो भाई साहब बढ़िया मजे में। तो 36 लाख जूल एनर्जी खा के तुम 8.5 रुपए पे करते हो। समझ में आया? वो किलोवाट आवर है। अब अपने को अगर तुम ऑब्जर्वेशन करो अपने आसपास दुनिया में, अगर तुम ऑब्जर्वेशन करो, तुम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बहुत सारा डाटा तुम्हें मिल जाएगा जहां से तुम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हो। एक एनालिसिस तुम्हें मैं अभी करके दिखाता हूं। मान लो अपने घर पे एसी है, घर पे एसी है, मान लो कि वो 1500 वॉट का है, अप्रॉक्स 1.5 टन का है।
तो 1500 वॉट का है, तो वो 1 घंटे में कितनी यूनिट खाएगा? 1000 वॉट 1 घंटे में मतलब 1 यूनिट। 1 किलोवाट इन 1 आवर मीन्स 1 यूनिट। 1500 वॉट यानी कि 1.5 किलोवाट। 1.5 किलोवाट 1 घंटे के लिए एसी चला तो तुम्हें 1.5 यूनिट का बिल आएगा। अरे सही बात है ना। अभी ऑब्जर्वेशन देखना कि जो घर वाला एसी है वो 1 घंटे में 1.5 यूनिट बिजली खाता है। अगर 1 यूनिट में 8 रुपए की लगा लूं तो यानी कि 12 रुपए की बिजली खा गया। सही बात, सही बात है भाई। 1 घंटे में 12 रुपए एसी में फूक दिए तुमने। अब अपनी गाड़ी में भी एसी होता है। कभी एनालाइज करा कि गाड़ी का एसी बहुत सस्ता होता है या बहुत महंगा होता है? कि मान लो मेरे पास ऑप्शन मिले कि रात को मैं घर पे आके रूम में एसी चला के सोऊं या गाड़ी में एसी चला के सोऊं, कौन सा इकोनॉमिकल है? कभी ऐसा एनालाइज करा है? गजब करा करो। ये एनालाइज करते हो ना, दिमाग खुलता है, चीजें अपने को विजुअलाइज होंगी, समझ में आएगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। चलो गाड़ी वाले एसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो गाड़ी का एसी जो होता है, मान लो तो तुम्हारी गाड़ी चल रही है नॉर्मल, मतलब 70-75 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी ऐसे जा रही है, तुम हाईवे पे जा रहे हो बढ़िया मजे से, है ना, ठीक है भाई जा रहे हो। तो अगर तुमने एसी नहीं चला रखा तो तुम्हारी गाड़ी एवरेज दे सकती है कुछ अप्रॉक्स, मान लो 18 किलोमीटर पर लीटर, यही एवरेज देती है अप्रॉक्स है ना। 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है तुम्हारी गाड़ी विदाउट एसी। 18 किलोमीटर पर लीटर विदाउट एसी। तो एसी के साथ भाई साहब वो 16 की देगी, ठीक है, इतना का फर्क पड़ जाता है। 16 किलोमीटर 1 लीटर में खाएगी विद एसी, ठीक है भाई साहब। एसी के साथ 16 की एवरेज, विदाउट एसी 18 की एवरेज। 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल लेते हो तुम? 1 घंटे में, 1 घंटे में तुम अप्रॉक्स मान लो कि 75 के आसपास किलोमीटर चल रहे हो हाईवे पे। हाँ बहुत बढ़िया। तो 1 घंटे में तुम 75 किलोमीटर चल रहे हो तो अप्रॉक्स कितने लीटर का तेल फूक गए 1 घंटे में? अप्रॉक्स 4 लीटर, अप्रॉक्स 4 लीटर का पेट्रोल फूक गए तुम। अरे समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना, गाड़ी 1 घंटे में अप्रॉक्स 4 लीटर का तेल खा गई। सही बात है। एसी चलाने में 1 लीटर के रिस्पेक्ट में कितने किलोमीटर का नुकसान हो गया? एसी चलाने में 1 लीटर के रिस्पेक्ट में 2 किलोमीटर का नुकसान हो गया। समझ में आया सन्नाटो? एसी चलाने में, कार का एसी ऑन करने में 1 लीटर के पीछे 2 किलोमीटर का नुकसान हो गया। तो 4 लीटर के पीछे कितना नुकसान हो गया? 8 किलोमीटर का। 8 किलोमीटर का नुकसान हो गया। ये नुकसान कहां गया? ये नुकसान तुम्हारा एसी चलाने में भरपाई कर दी इसने भाई साहब। 8 किलोमीटर कम चल के तुमने एसी ऑन कर लिया। अरे समझ में आ रही है बात? 8 किलोमीटर का नुकसान करके तुमने एसी ऑन करा। अब गाड़ी का ना जो एवरेज होता है 1 किलोमीटर 5 रुपए में खत्म होता है, मतलब 5 रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी को, एवरेज। तो 8 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए लगे? 40 रुपीज 40। तो इसका मतलब तुम्हारा एसी 40 रुपए कंज्यूम करके चला है कितने टाइम में? 1 घंटे में। बहुत महंगा है सर ये तो। गाड़ी वाला एसी 1 घंटे में 40 रुपए खा जाता है और घर वाला एसी 1 घंटे में 12 रुपए खाता है। तो जब मैंने ये एनालाइज करके दिखाया है ना, तो कई बच्चों ने कह दिया सर जी आज से गाड़ी में एसी बंद, खिड़कियां खोल के चलेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी ना सर। 40 रुपए 1 घंटे में एसी खा रहा है, इससे अच्छा तो ये वाला है। फिर बच्चों ने मेरे को सजेशन दिए, सर हम लोग ना वो जो विंडो एसी आता है ना उसी को गाड़ी में फिट कर लेंगे। सन्नाटो, तारें कहां लगाओगे? प्लग कहां लगाओगे? हम प्लग लेके चल रहे हैं ऐसे भाई साहब। ट्रांसफार्मर भी नाल ही लगा रखा है, गाड़ी के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी लगा रखा है, वहीं पे तारे घुसा रखी हैं एसी की। वाह सन्नाटे, विंडो एसी लगाएंगे गाड़ी के अंदर। हाँ तो भाई दुनिया ने तो सोचा नहीं होगा, तुम ही हो नए पुरानी जो पहली बार सोच रहे होगे, ये दुनिया ने नहीं सोचा होगा ऐसे, है ना। तो अच्छा, मैं क्या एनालाइज करने वाला था यहां से। देखो जो एसी कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है या एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो दोनों में लगभग सेम ही होगी। बस यहां पे वो एनर्जी तुम्हें महंगी मिल रही है। इसका मतलब पेट्रोल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना इज कॉस्टली देन इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना।
पेट्रोल तुम्हें महंगा पड़ता है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर तुम पेट्रोल से लो, इट इज कॉस्टली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी से लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल से सस्ती है, ये कंपेयर कर सकते हैं। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी का कंपैरिजन करोगे, एलपीजी इज मोर सस्ती। अरे हाँ कि ना यार, तुम घर पे ना, जैसे कि जो अपना चूल्हा होता है गैस स्टोव, वो एलपीजी से चलता है। हाँ, तो तुम एक महीने में एक सिलेंडर उड़ा देते हो। मान लो कि 650-700 रुपए का एक महीने में तुमने कंज्यूम कर दी गैस, एक सिलेंडर उड़ा दिया खाना बनाने में। वहीं पे तुम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके खाना बनाओ, वो जो आता है ना इलेक्ट्रिक, वो हॉट प्लेट आती है ना, इलेक्ट्रिक कुकर आता है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक प्लेट आती है ना यार, उस पर खाना बनाने की कोशिश करना, खाना बनाने में 3-4 हजार रुपए का बिल आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, सो एलपीजी इज सस्ती देन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सस्ती देन पेट्रोल। पेट्रोल सबसे महंगा है। अरे समझ में आ रही है बात? पक्का, वेरी नाइस। ये तो कुछ कंपैरिजन था, कुछ ऑब्जर्वेशन थी, दुनिया के बारे में ज्ञान की बातें थी, बाकी ये एनर्जी है, ये कुछ डिफरेंट यूनिट्स हैं। छाप लो ढंग से, छाप दिया, मिटा दूं, वेरी नाइस। ऑलराइट, तो अब ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं अपनी दुनिया में, बहुत सारी, है ना, टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं तुम बोलो? सर सोलर एनर्जी, सर विंड एनर्जी, सर थर्मल एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी, सर ओशियन वेव एनर्जी। सर ये कौन सी होती है? ओके सर, जियो थर्मल एनर्जी। अरे बहुत सारी यार, कितनी लिखूंगा, बहुत सारी है, बहुत सारी। साउंड एनर्जी, बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत नंबर है इसके, बहुत नंबर है ना। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। हमने पढ़ा कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, है ना, वो एक रटी हुई लाइन, तो रटा तो मुझसे जाता नहीं है। हाँ, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक पेन को ऊपर लेके गया, अब तुम्हें पता है, बचपन से तुम्हें पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसमें, अगर ये नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। अरे हाँ कि ना यार, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपली वर्क और एनर्जी आपस में रिलेट होते हैं। अगर तुम किसी चीज पे वर्क कर रहे हो तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब तुमने काम करा और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो वर्क और एनर्जी ऐसे इंटररिलेटेड होते हैं। चमकी बात, हम लोग जो बेसिकली यहां पे एनर्जीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं मैकेनिक्स में, वो होगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने पार्ट हैं जो मैकेनिक्स में आने वाले हैं एनर्जी के। सो लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। सो हेडिंग डाल लो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में सबको ये पता होता है, इट इज द एनर्जी possessed by a body, स्पेलिंग देख लेना सन्नाटो, possessed by a body due to its motion। अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, हम ये कहते हैं। बात तो सही है सर, बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, मान लो एक बॉडी चल नहीं रही, घूम रही है, ऐसे मान लो कि ये टायर है, ये बस घूम रहा है, ये चल नहीं रहा, ऐसे घूमे जा रहा, क्या इसके पास भी एनर्जी है? हाँ, इसके किसी भी पार्टिकल को उठा के देख लो, वो तो चल ही रहा है ना। पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा तभी तो ये पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां आ जाएगा, बाकी सेंटर को छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल चल रहे हैं, तो हाँ भाई साहब, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है। रोटेशन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी दो टाइप से हो सकती है। एक तो ट्रांसलेशनल, चलने वाली, एक होती है रोटेशनल, घूमने के कारण। जैसे इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आया? पक्का, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करूं अगर मैं, पहले सिंपली उसी की बातचीत करेंगे। रोटेशन में आएगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या लिखी जाती है सर, बचपन से पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², वेयर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी या स्पीड।
m इज द मास ऑफ बॉडी। कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके कुछ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती भाई साहब, हमेशा पॉजिटिव, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, छाप तो इसको। सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, एनालाइज करना है। AIEEE 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोले? बोले कि देखो जी एक एथलीट है, एथलीट है ना, एथलीट की स्पेलिंग ATHLET। हाँ आते हैं मेरे को, सन्नाटो बताओ मत, आते हैं मेरे को। हाँ, हर स्पेलिंग थोड़ी ना भूल जाता हूं मैं। एथलीट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तुमने। मास तुम अपने आप सोचो, वेलोसिटी उसकी अपने आप सोचो। मान लो कि वो स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर 100 मीटर स्प्रिंट करता है, तो निकाल लो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस रेंज में आएगी। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया 2008 में। तुम्हें पता होना चाहिए ना ऑब्जर्वेशन। सन्नाटो तुम्हें यही ना पता हो कि बंदे का मास कितना होता है, तो क्या ही ज्ञान प्राप्ति करोगे तुम जिंदगी में? हाँ। तुम्हें यही ना पता हो कि एक स्प्रिंटर कितनी स्पीड से दौड़ता है एवरेज, तो क्या ही ज्ञान प्राप्ति करोगे तुम? दुनिया में ऑब्जर्वेशन रखा करो, वहां से लर्निंग लिया करो। हाँ सर हम तो सिर्फ खाते हैं, सुबह परांठे खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, रात को सो जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई सर वो तो हम नहीं करते। हाँ। चलो एथलीट का एनर्जी निकालो। देखो एथलीट का मास कितना होगा, ले लो कुछ अप्रॉक्स 60 किलो ले लो। वेलोसिटी के बारे में चर्चा करता हूँ। एथलीट जो भाग सकता है ना, जो स्प्रिंटर है वो कुछ जैसे बोल्ट है, बोल्ट का तुमने रिकॉर्ड देखा होगा ना, ही रैन 100 मीटर इन अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड्स, 10 सेकंड से थोड़ा सा कम। अगर मैं उसकी एवरेज वेलोसिटी की चर्चा करूँ, उसने 100 मीटर 10 सेकंड में कवर अप करे, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ले लो 10 मीटर पर सेकंड। अरे ज्ञान प्राप्ति करा करो, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी आई हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? 3000 जूल्स, सही लिखा मैंने? हाँ 3000 जूल्स है ना। उसमें क्वेश्चन में रेंज दे रखी थी भाई साहब, 0 से लेके 500 जूल, 1500 से लेके 4000 जूल, 7500 से लेके 10,000 जूल, 15,000 से लेके 20,000 जूल। तो वो 1500 से लेके 4000 जूल वाला आंसर आ गया। रेंज पता होनी चाहिए ना अपने को। समझ में आया? छाप दिया, मिटा दो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार ऑन हाईवे, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो कितनी होगी। कार का मास खुद लेना, कार की वेलोसिटी खुद लेनी है। देखो निकालो निकालो निकालो। कार का मास कई सन्नाटे कार का मास 50 किलो लेके बैठ जाते हैं। अरे कार से भारी तो मैं हो गया फिर। कार का मास 50 किलो ही होगा, वाह। कई 100 किलो लेके बैठे हैं। 100 किलो तो भारी भारी बंदे होते हैं भाई, 100 किलो भारी तो बंदे होते हैं। हमारे मास्टर जी हैं, नीचे रहते हैं, उनका मास 104 किलो है, तो क्या वो कार से भारी हो गए? भाई साहब 4 मोटे मोटे बंदे एक कार में जा रहे हैं और कार का मास हर एक बंदे से कम है। वाह वाह, लर्निंग है ना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। कार का मास कितना होता है पता होना चाहिए। जैसे अल्टो या छोटी गाड़ियां जो होगी, इनका कुछ 800-900 किलो के आसपास होता है। एवरेज बता रहा हूं सर, 897 होता है, आपने गलत बता दिया। एवरेज बता रहा हूं, कुछ आसपास अप्रॉक्स है ना। थोड़ी सी बड़ी गाड़ी ले लो जैसे कि i20 वगैरह, तो उसका कुछ 1200-1300 होता होगा। सेडान ले लो, सेडान कोई मतलब जैसे कि होंडा सिटी टाइप, उसका मास 1500-1600 के आसपास। बड़ी एसयूवी हो गई, XUV 500 टाइप, उसका मास 2000-2500 कुछ होता होगा, है ना। तो मैं एक जनरल नॉर्मल कार ले लेता हूं जिसका मास है 1000 किलो, 1000 kg की कार लेता हूं। मुझे बस एक रेंज चाहिए काइनेटिक एनर्जी की। कार की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो रेंज चाहिए मेरे को कि किस रेंज में लाई करती है। वेलोसिटी हाईवे पे कितने चलोगे तुम? 100 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ कि ना, 100 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो मीटर पर सेकंड में चाहिए अपने को। अगर मैं वेलोसिटी ले लेता हूं 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर, 108 की स्पीड से जा रहे हो। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सो ये अपने वो वैल्यूज आ गई जो कि पॉसिबल है। हाँ सड़क पे ऐसा हो सकता है। तो इसकी एनर्जी आई हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, ये 900
तो 45000 जूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। 4,50,000 जूल काइनेटिक एनर्जी कार की। समझ में आया? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन। बारिश हो रही है भाई साहब, बारिश 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 हो रही है क्या? नहीं नहीं, धूप है आज तो। बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप गिर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। थोड़ा सा डाटा दे देता हूं, तुम्हें शायद ना बताओ। ये जो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, इसका रेडियस 2 mm मान लो। R इज इक्वल टू 2 mm। पानी है ये नीचे गिर रही है कुछ 10 मीटर पर सेकंड से। अरे रेन ऐसे बहुत तेजी से नहीं गिरती थी, 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है बस। हाँ, चलो निकालो। इसका मास निकालना पड़ेगा। मास के लिए वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी पता है पानी की? अरे गरीबों, पानी की डेंसिटी तो पता होगी यार, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कई लोगों को तो यूनिट नहीं कन्वर्ट करनी आती। सर 1 ग्राम पर सीसी से केजी पर मीटर क्यूब में कैसे जाएंगे सर? तोते उड़ रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ढंग से पढ़ लिया होता तो आज ये कहानी ना होती। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। सन्नाटो कईयों ने तो आर क्यूब ही वॉल्यूम ले लिया होगा कि 4/3 पाई। सर ये क्या होता है? अरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है ये। सर ज्ञान प्राप्ति तो आज ही हो रही है, इससे पहले तो सन्नाटे बन के बैठे थे हम। 2 का क्यूब मीटर में कन्वर्ट करना इंटू 10⁻⁹ क्यूब है ना, क्यूब भाई साहब। 8 × 4 32। अच्छा 3 और पाई को मैं काट देता हूं, अप्रॉक्स कर रहे हैं। 3 और पाई को काट दो, पाई 3.14 होता है, काट दिया। 32 × 10⁻⁹ क्या आ गया ये? मीटर क्यूब में वॉल्यूम। ओ हो मास निकालना है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ले लिया 32 × 10⁻⁹, तो यहां से आ गया 32 × 10⁻⁻6 kg। ये आ गया मास तुम्हारा, किसका? ड्रॉप का। वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है ना, एवरेज ले लिया हमने। काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ इंटू मास 32 × 10⁻⁻6 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। सो 16 × 10⁻⁻4 जूल्स। कई सन्नाटे अभी भी जाउल बोल गए। भाई साहब तुम्हारा कुछ नहीं, धन्यवाद। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो अभी जाउल बोलेगा मैं कुछ नहीं कहूंगा, गालियां दूंगा मैं बस, गंदी गंदी। तो ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आ गई ऑफ अ ड्रॉप 16 × 10⁻⁴ जूल्स। अरे समझ में आई बात? पक्का? ऐसे तो यार किसी भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते, जहाज की निकाल लेना यार। देख लेना जहाज का मास क्या होता है, कई हजार टन होते हैं क्या, 10 लाख किलो। वेलोसिटी उसकी वो ऊपर चलता है 800 किलोमीटर पर आवर से, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके उसकी भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं यार, सब चीज की, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी कुछ बातें हुई, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया सर। आपने बहुत अच्छे से अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालना सिखाई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। वो चर्चा करने से पहले अपने को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन समझना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, है ना। काइनेटिक एनर्जी K को मैंने लिखा हाफ mv²। मान लो कि मेरे को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहिए। मैं नॉर्मल जनरल बॉडीज की चर्चा कर रहा हूं जिनका मास तो कांस्टेंट रहता है। अरे मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ऐसे करो, इसको मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दो, यू विल गेट इट इज इक्वल टू p²/2m। तो ये रिलेशन भी काफी याद रखने वाली चीज है। याद तो क्या ही रखना है सर, इससे तो बहुत आराम से प्रूव हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर/2m। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, नहीं तो प्रूव तो कर ही सकते हो। क्वेश्चंस लगभग इससे आते हैं, ये रिलेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग उसी को करते हैं। अभी इसको मिटा दूं, पक्का, वेरी नाइस। चलो भाई साहब, तो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 21%। हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम? कह रहे काइनेटिक एनर्जी हमने K से बढ़ा दी, 21% बढ़ा दी। अगर पहले K थी तो अभी कितनी हो गई? 1.21 K। कई सन्नाटों को तो इसी में तोते उड़ गए होंगे, सर यो कैसे लिख दिया?
9वीं और 10वीं में तो गरीबी छा रखी थी मैथ में। वाह भाई साहब, परसेंटेज के क्वेश्चन तो ना आग लग जाती है, आते ही बावड़े हो जाते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन देख के, निकलते ही नहीं है। मैं नहीं करा रहा। कहा गया कि करंट एनर्जी 21% बढ़ गई। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए है ना, 100 रुपए थे तो 21% बढ़ गए तो 21 रुपए बढ़ गए ना, तो कितने हो गए 121। अरे 121 रुपए हो गए। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया होता यानी कि 100 पैसे होते तो 121 पैसे हो जाते, यानी कि 1.21 रुपया हो जाता। बस वही लिखा है। समझ में आ गई बात? पक्का? वेरी नाइस। पूछ रहा है कि मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। देखो भाई साहब, हम लोग लिखते हैं k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। फाइनली 1.21 k इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। सही बात, बिल्कुल सही बात। दोनों को डिवाइड कर दो। सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर दो। यहां से तुम्हें मिलेगा 1.21 इज इक्वल टू पी फाइनल बाय पी इनिशियल का होल स्क्वायर। रूट लगा दो, 121 रूट लगा दो दोनों साइड, ये ऐसे ऐसे। मजा आ गया? बिल्कुल सर। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1.1 इज इक्वल टू पी फाइनल बाय पी। पी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। पी फाइनल तुम्हारा कितना हो गया? 1.1 पी। तो डेल्टा पी कितना आया? डेल्टा पी इज इक्वल टू 1.1 पी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0.1 पी। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय ओरिजिनल पी इनिशियल पी इनटू 100। ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिख रखा, ये इंक्रीज लिख रखा है। कहीं पॉलिटिक्स में चल जाए यही देख के, सर राजस्थान की याद आ गई। अच्छा, डेल्टा पी 0.1 पी, इनिशियल पी इज पी इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। कैसे यार, 6वीं के बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है। तैयारी कर रहे हो ना तुम टेस्ट की? मैं यहां से ना यहां डायरेक्ट आ सकता था, मेरा मन तो यही कर रहा था मैं यहां सीधा ये लिखूं, पर मुझे पता चल गया कि कहीं कहीं गरीबी भी छा रखी है इधर, और उस गरीबी के लिए मैंने ये सब करा। बाद में नहीं करूंगा, अभी देख लो, छाप दिया। मजा आया? इंक्रीज हुआ 10% का। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, मिटा दूं इसको। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पर। टेढ़ी लाइन बच गई, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दिया यार इसने। क्या इसका मास m से m/3 हो गया? डिक्रीज्ड बाय 1/3 m/3। क्या उसका मास m से m/3 हो गया? नो। स्टेटमेंट में अंग्रेजी है। कह रहा है कि द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 1/3। अगर डिक्रीज टू 1/3 बोलता ना, डिक्रीज टू, टीओ वाला 2, डिक्रीज टू 1/3, मतलब कि वो अपने 1/3 टाइम्स हो गया, तो ये सही होता। अब डिक्रीज्ड बाय 1/3 कि m मास था और 1/3 घट गया, 33% घट गया, माइनस m/3 हो गया, तो मतलब फाइनल मास हुआ 2m/3। अरे समझ में आया? फाइनल मास 2m/3 हुआ, m/3 नहीं हुआ। अंग्रेजी है यार। डिक्रीज्ड बाय 1/3 मतलब 33% घट गया, तो 66% रह गया ना। ठीक है, फिर कह रहा है वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। वेलोसिटी v से 3v हो गई, बहुत बढ़िया। ओके, द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2m बाय 3 इंटू 3v का होल स्क्वायर। काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी, तो ये 3mv स्क्वायर आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6 टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो बड़ी कितनी? हाँ भाई साहब, बड़ी कितनी? k थी 6k हो गई, तो बड़ी कितनी? 5k। बड़ी कितनी? 5k। परसेंटेज चेंज डायरेक्टली लिख रहा हूं, 500% का इंक्रीज। दिख रहा है कितना? 500% का इंक्रीज। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये रहा तुम्हारे सामने 5 करोड़ रुपए के लिए
वो तुम्हें अभी नहीं मिलेंगे। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 0.01%, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है 0.01%। पहली बार इधर से पढ़ा रहा हूं ना, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं हमेशा उधर की साइड खड़ा होता हूं, आज मैं पहली बार इधर से पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 0.01%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। देखो ये जो चेंज है ना, अभी जो इसने चेंज दिया वो बहुत छोटा चेंज दिया। अरे हाँ कि ना, बहुत छोटा चेंज दिया। तो बहुत छोटे चेंज के लिए मैं क्या कर सकता हूं उसकी बातचीत करता हूं। सबसे पहले मैंने रिलेशन लिख लिया। बहुत छोटे चेंज के लिए हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो एरर पढ़ा था ना, एरर्स, उसका यूज कर सकते हैं। इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, आई कैन राइट, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डी के इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है 1/2m इंटू 2p dp। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तोते उड़े भाई साहब, डिफरेंशिएशन देख लो यार जाके प्लेलिस्ट में, डिफरेंशिएशन देख लो, नीचे लिखी होगी प्लेलिस्ट, नीचे लिखी होगी, मोशन 1D के लास्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन करवाया था। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यू कैन राइट डी के बाय के इज इक्वल टू, ये कट गया, वो कट गया, ऐसे कट गया, 2dp डिवाइड बाय p आ गया। अगर मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट इज दिस, परसेंटेज चेंज इन के इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन p। अरे आया कि नहीं आया? ये हमने वहां पे भी करा था भाई एरर में, कि एरर में क्या होता था कि परसेंटेज चेंज में पावर नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद आया? याद है? नहीं आया? आया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, कि पावर नीचे आ जाएगी और परसेंटेज चेंज में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कहा गया कि अपना मोमेंटम 0.01% बढ़ गया, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 2 इंटू 0.01 यानी कि 0.02%। खत्म। समझ में आई बात? अच्छा, ये हम तभी कर पाए जब अपना एरर कम था। अगर एरर ज्यादा होता, जैसे कि 10% का एरर, 20% का एरर, तब ऐसे नहीं कर सकते। डी जो डिफरेंशिएशन है डी के बहुत छोटा डी के है, ये बहुत छोटा, तो ये तभी कर पाए जब एरर बहुत छोटा था। कितने तक के लिए ये सिस्टम करना है? 1% 2% तक ठीक है, उसके बाद में एरर ज्यादा आ जाएगी, उसके बाद ये नहीं कर सकते। उसके बाद वही अपना तरीका है, मान लो 10% से बढ़ गया तो 1 से 1.1 मान लो, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, ये सिस्टम तभी लगाएंगे जब चेंज बहुत छोटा होगा, 1% 2% से कम होगा, तभी लगाएंगे। ये समझ में आई बात? वेरी गुड। पोपला कहाँ गया मेरा? अच्छा, तो ये था सारी कहानी अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नीचे तुम्हारे असाइनमेंट दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का, कर लेना, बहुत मजा आएगा, काइनेटिक एनर्जी की पूरी फील आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस मैकेनिक्स में अपने को 2 ही टाइप की एनर्जीज के बारे में चर्चा करनी है अभी फिलहाल, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे। तब तक असाइनमेंट वगैरह कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सन्नाटो। कहाँ हो तुम? टेलीग्राम ज्वाइन करो, सन्नाटो टेलीग्राम, बहुत डिस्कशन हो रही है वहां पे, बहुत बच्चे उधम मचा रखे हैं भाई साहब, आग लगा रखी है उन्होंने, तो तुम भी आओ, आग लगाओ, पानी भी डालो। चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, सी यू, बाय।